तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारी द रेडिकल क्लासेस में। हम केमिस्ट्री का बेस लेके चल रहे थे, साइंस के अंदर जनरल केमिस्ट्री का बेस लेके चल रहे थे। उसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ रहे थे कि एसिड बेस और सोल्ट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है और क्या क्या उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कल, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी वॉइस प्रॉब्लम के कारण, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास को आगे। कल हमने पढ़ लिया था कि एसिड बेस को हम कितने प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार से ये जांच सकते हैं कि ये जो दिया गया हमारे पास जो सैंपल है ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल यानी उदासीन है, या फिर क्या है, सोल्ट है। ऐसे हम बता सकते हैं। ये हमने कल टेस्ट कर रहे थे, उसी को मैं एक बार रिवाइज करके आपको 2-3 मेथड और बताता हूँ जिससे आप क्या पता लगा सकते हो कि एसिड है या बेस है या फिर सोल्ट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कल हमने बताया था कि एक मेथड होता है कौन सा आपका, सबसे पहले हमने ये टेस्ट किया था कि भाई जो भी क्या होता है, जो भी पदार्थ H+ आयन देता है वो सारे के सारे क्या होते हैं। तो पहले मेथड हमने पढ़ लिया था कि जो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। OH- आयन देता है वो क्या होता है, आपका बेस होता है। ठीक है। और जो दोनों आयन देता है या फिर कोई भी आयन नहीं देता है, दोनों आयन देता है या फिर कोई भी आयन नहीं देता, वो क्या होते हैं, आपके सोल्ट होते हैं। यानी कि क्षार कौन होंगे, जो OH- आयन देंगे। बेस यानी अम्ल कौन होंगे, जो H+ आयन देंगे। और जो उदासीन होते हैं या लवण होते हैं वो क्या देंगे, या तो दोनों आयन देंगे एक साथ या फिर कोई भी आयन नहीं देंगे, इन दोनों में से। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखो, नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा था कि भाई इससे तो हम सारी चीज़ों को पता लगा नहीं सकते, तो फिर दूसरी हमने मेथड पढ़ा था कि दूसरे किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है या फिर सोल्ट है। तो दूसरा मेथड जो क्या आया था वो आया था आपका किसका, पीएच स्केल का। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था पीएच स्केल का। पीएच स्केल की सबसे पहले मैं बात बता दूं कि पीएच स्केल की खोज की थी वैज्ञानिक सोरेनसन ने। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था सोरेनसन, जिसने पीएच स्केल की क्या की थी, खोज की थी। सोरेनसन ने 1913 के अंदर क्या की थी, पीएच स्केल की खोज की थी। एक ऐसा पैमाना इन्वेंट किया था जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि क्या ये पदार्थ अम्ल है, क्या ये पदार्थ क्षार है, क्या ये पदार्थ लवण है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम नोटिफाई करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1913 के अंदर एक पीएच स्केल यानी एक पैमाने का तैयार किया जिसका नाम था पीएच स्केल। तो आपको क्लू चले कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज की थी किसने, सोरेनसन ने की थी। कब की थी, 1913 के अंदर। ठीक है। हाँ चलो, एक क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कल मैंने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, एंटनी लेवोजियर थे। वो उनको अलग रखना आप याद, उनको स्टार्टिंग बेसिक फॉर्म में याद कर लेना। और ये पीएच स्केल का अगर क्वेश्चन पूछे तो सोरेनसन ने 1913 के अंदर इसकी क्या की थी, पीएच स्केल की खोज की थी। और इसी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये पीएच स्केल क्या होती है इसके बारे में कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। ये पीएच स्केल ऐसी बनी हुई थी, ठीक है। और इसके बीच में पॉइंट था 7, 0 से 14 तक के क्या थी, पीएच स्केल थी। पीएच स्केल का मतलब होता है पीएच पैमाना। ठीक है। पीएच क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म में मैंने बताई थी। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। या फिर पीएच की दूसरी फुल फॉर्म बताई थी आपको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये दोनों चीजें ही पीएच की फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इसमें देखो, अगर कोई पदार्थ की पीएच 0 से 7 के बीच में आती है तो वो क्या सा होता है, कल बताया था मैंने, अम्ल होता है। और जिसकी पीएच 7 से 14 के बीच में आती है वो पदार्थ कैसा होता है, क्षार होता है। और जो बीच में आता है वो क्या होता है, आपका लवण होता है। ये मेथड भी हमने कल क्या कर लिया था, थोड़ा वो डिस्कस कर लिया था और उसी पे हमने चर्चा कर रहे थे। ठीक है। फिर कुछ चीजें और आई कि हम नेचुरल तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको नोटिफाई कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है, क्षार है या फिर क्या है। ठीक है। तो नेचुरल तरीके से हम कैसे बनाएंगे, देखो नेचुरल तरीका मतलब होता है प्राकृतिक तरीके से। अब प्रकृति से प्राप्त चीजों से ही हम क्या लगाएंगे, पता लगाएंगे। तो सबसे फेमस तो आपकी चीज है क्या, हल्दी, ट्यूमेरिक। कौन सी बेटा, ट्यूमेरिक, हल्दी। हल्दी से कैसे पता चलेगा, हल्दी का कलर वैसे कैसे होता है, येलो कलर का होती है। हल्दी कैसी होती है, येलो कलर की होती है। अब अगर इस पे क्या डालेंगे हम, इस पे अगर हम क्या ऐड करेंगे,
एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये नो चेंज, कलर में कोई चेंज, या तो नो चेंज रहेगा या फिर कोई पर्पल अमल होगा तो ये किसको क्या कर देगा, रेड कलर का कर देगा। कैसा कर देगा बेटा, रेड कलर का, सॉरी नीला कलर का कर देगा। अब अगर क्या है, बेस इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा, इसमें बेस ऐड करेंगे, तो बेस ऐड करेंगे तो इसका कलर कैसा कर देगा, ये रेड कर देगा। येलो कलर को किस में चेंज कर देगा, बेस, हल्दी के हल्दी के पीले कलर को किस में बदल देगा, लाल कलर में बदल देगा आपका कौन, बेस। या तो एसिड डालोगे तो एसिड भी या तो क्या रहेगा, वो नो चेंज यानी पीला का पीला रहेगा, या फिर क्या बन जाएगा, नीला बन जाएगा। क्लियर इतनी बातें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी के अंदर नेचुरल मेथड के अंदर, तो इसके अंदर दूसरा तरीका आता है कौन सा आपका, एक लिटमस पेपर भी मैंने बताया था आपको, लिटमस पेपर। अब बोलो सर लिटमस पेपर नेचुरल कैसे हुआ, बिल्कुल हुआ सर, मैं बताता हूँ कैसे होता है लिटमस पेपर। हिंदी में लिख लो इसको, कई को प्रॉब्लम होंगे बेचारों को कि हिंदी में नहीं लिख रहे सर, लेकिन बेटा क्या करें, ये हिंदी और इंग्लिश सेम ही होती है इसमें लगभग। तो लिटमस पेपर किस नेचुरल तरीके से कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, थैलोफाइटा एक ग्रुप होता है, बॉटनी के अंदर मैं पढ़ाऊँ आपको, थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से प्राप्त होता है बेटा कौन, आपका लिटमस पेपर। थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से प्राप्त होता है हमें कौन, ये आपका लिटमस पेपर। तो हुआ ना नेचुरल तरीका भाई। थैलोफाइटा क्या है, वृक्ष का ग्रुप है, पेड़ों का ग्रुप है, पादपों का ग्रुप है, और उससे क्या होगा, हमें लाइकेन प्राप्त होगा, और लाइकेन ही क्या होगा, लाइकेन से ही क्या प्राप्त होगा, हमें लिटमस पेपर प्राप्त होगा। तो ये भी क्या बोल सकते हैं हम इसको, नेचुरल तरीके से बोल सकते हैं। लिटमस पेपर के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि किससे प्राप्त हुआ था, कौन से ग्रुप के पादप से प्राप्त हुआ। अब देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन दो जीवों पे डिपेंड करता है बेटा, कितने जीवों पे डिपेंड करता है लाइकेन, लाइकेन भी एक तरीका का क्या है, पादप है, ठीक है। ये कितने चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, दो जीवाणुओं पे डिपेंड करता है। नंबर एक आपका फंगाई, ठीक है, और दूसरा आपका होता है एल्गाई। इन दो चीजों पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, फंगाई पे डिपेंड करता है, दूसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, ये एल्गाई पे डिपेंड करता है। ये फंगाई होते हैं, फंगस होते हैं, ये इसको क्या प्रदान करते हैं, वाटर, और ये क्या प्रदान करते हैं इसको, फूड। अब बताइए ये लाइकेन इस पे डिपेंड है, ये जो लाइकेन है वो इस फंगाई और इन पे डिपेंड है, और ये इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड है। तो दो जीव आपस में हेल्प करके जी रहे हैं ना भाई, ये इसकी वजह से जिंदा है भाई, ये इसकी वजह से जिंदा है, दोनों आपस में साथ साथ जी रहे हैं। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सिम्बायोटिक रिलेशन का एक एग्जांपल बताइए, तो आप बता देंगे लाइकेस फंगाई, लाइकेन एल्जाई, और एक और आपको बताया था मैंने, इसको हिंदी में बोलते हैं सहजीवन संबंध, साथ साथ जीवना। इन दोनों ने कसम खा रखी है कि मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे, सातों जन्मों तक का क्या है, वादा किया हुआ इन दोनों ने, और ये वादा क्या निभा रहे हैं, अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं सहजीवन संबंध। इन दोनों ने सहजीवन संबंध जीने की क्या खा ली है, कसम खा ली है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन इसको बायोलॉजी में बोलते हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशन का सबसे प्रॉपर क्या है, एक एग्जाम्पल है। याद करो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उस टाइम भी मैंने आपको क्या बताया था, एक सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जांपल बताया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट जरूर करना कि कहाँ पे मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ, अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, तो अगली जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर मैं उसका आंसर बताऊंगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में एक चीज और बताता हूं मैं। ये लाइकेन होता है ना बेटा, लाइकेन, इसको बोलते हैं एंटी पोल्यूट, क्या बोलते हैं, एंटी पोल्यूशन डिटेक्टर। क्या बोलते हैं, एंटी पोल्यूशन डिटेक्टर भी बोलते हैं, या फिर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं, वायु प्रदूषण सूचकांक बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर लेता है, वायुमंडल में उपस्थित SO2 को क्या कर लेता है, इंडिकेट कर लेता है, और अपना कलर क्या कर देता है बेटा, ये चेंज कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी पोल्यूशन डिटेक्टर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन डिटेक्टर बोलते हैं, या इंडिकेटर बोलते हैं। कि वायु के अंदर अगर प्रदूषण है तो उसको SO2 उसके अंदर जरूर होगी, क्योंकि प्रदूषण किससे होता है, सल्फर वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, इन्हीं की वजह से तो होता है। अरे भाई सल्फर, कार्बन का F धन है ना, इन सारी चीजें CFC, इन सारों की वजह से तो एयर पोल्यूशन होता है। और उसी के
के अंदर पाई जाती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या कर लेता है ये अवशोषित करके हमें क्या बता देता है कि भाई इसके अंदर क्या है, पोल्यूशन है या एयर के अंदर या है ना फिर नहीं है। ठीक है, तो लिटमस पेपर का आपको एग्जांपल दें तो क्या है लिटमस पेपर? लिटमस पेपर प्राप्त होता है थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन पेड़ से, और लाइकेन किससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है बेटा? अपने फंगाई और एल्गाई से। एल्गाई ये क्या, ये कवक है और ये क्या शैवाल, सिंपल सी एग्जांपल है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये इसके बिना नहीं जी सकता, ये इसके बिना नहीं जी सकता। पत्नियां दो हैं लेकिन फिर भी तीनों का क्या एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और साथ साथ जीने की कसम खा रखी है, साथ साथ मरने की कसम खा रखी है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, सहजीवन संबंध हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए हाँ, अब देखो लाइकेन को एंटी पोल्यूशन बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। आप ध्यान रख लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि एयर पोल्यूशन, अभी जो आपके आरएस के एग्जाम लगी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से प्रदूषण में कौन नहीं उगता? अरे सिंपल सा है, लाइकेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? SO2 क्या कर लेता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है, पोल्यूशन के अंदर नहीं उगता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखो लिटमस पेपर क्या करता है। लिटमस पेपर का कलर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। कैसा कैसा पेपर होता है बेटा? लाल एक होता है, नीला। अब देखो नीला क्या करेगा, अगर इसमें मैं कोई पदार्थ ऐड करूँ तो नीले को अगर लाल में बदल रहा है, किसको? नीले को अगर लाल में बदल रहा है और लाल को किस में बदल रहा है? नीले में बदल रहा है। अगर ये नीले को लाल में बदल रहा है तो ये क्या है? आपका अम्ल है। क्या बेटा? एसिड है। और अगर ये लाल को नीले में बदल रहा है तो ये क्या आपका? बेस है, क्षार है। क्या ये? क्षार है। समझ गए मेरी बात? लिटमस पेपर दो कलर के होंगे, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। लिटमस पेपर नीले को अगर लाल में बदल रहा है कोई पदार्थ तो वो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर कोई लिटमस पेपर कैसा है? लाल है, और किसको बदल रहा है? वो किस में बदल रहा है? वो नीले में किसी पदार्थ के द्वारा, तो वो पदार्थ कैसा होगा बेटा? क्षार होगा, बेस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। तो ये आपके क्या हो गए? नेचुरल तरीके हो गए कि ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो अब ये हो गया अपना केमिकल तरीका, यह होगा अपना स्केलिक तरीका, यह अपना तरीका होगा नेचुरल। अब क्या किया कुछ वैज्ञानिकों ने, क्या किया? आर्टिफिशियल तरीके भी बहुत निकाले कि भाई अगर ये हल्दी बता सकती है ना, अगर ये हल्दी बता सकती है, ये थैलोफाइटा ग्रुप का लाइकेन बता सकता है ना, तो और भी बहुत तरीके हो सकते हैं जिससे हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ कैसा है। ठीक है, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर उदासीन है, या उदासीन को दूसरा वर्ड आप बोलते हो सोल्ट यानी कि लवण। अब देखिए एक तरीका फिर और उन्होंने निकाला, और तरीका क्या निकाला? एक आर्टिफिशियल तरीका निकाला चौथा। कौन सा तरीका? आर्टिफिशियल। इंग्लिश में इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम। तो कृत्रिम रूप से हम कैसे जांच कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। इसके लिए हमें दो चीजें आपको याद रखनी होगी। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा 11th 12th के अंदर, और 12th के अंदर एक प्रैक्टिकल चलता है आपका। सबसे पहला प्रैक्टिकल वही करते हैं, गुलाबी ऑरेंज कलर वाला, नारंगी कलर मरिंडा नहीं आती है आपकी कोल्ड ड्रिंक, उसके तरीके का आता है, ऑरेंज वाली पे कोल्ड ड्रिंक की तरह आता है। उसको बोलते हैं बेटा मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं? मिथाइल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का प्रैक्टिकल आपने 110% किया है 12th क्लास के अंदर, जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो मेथिल ऑरेंज नाम से पता है कैसा कलर होगा? नारंगी कलर। कैसा होगा बेटा? नारंगी कलर होगा। और अगर इस नारंगी कलर पे, अगर मैं इस मेथिल ऑरेंज पे क्या डालूं? कुछ बूंदे एसिड की डालूं। क्या डालूं बेटा? कुछ बूंदे अम्ल की डालूं, इसके अंदर मिक्स करूं, तो वो कैसा कलर दे देगा? अगर वो अम्ल है, अगर बेटा क्या है वो अम्ल है, तो उसको कैसा कर देगा? वो रेड कर देगा। कैसा कर देगा? रेड कर देगा, लाल कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बातें? अगर मैं मिथाइल ऑरेंज के अंदर, मेथिल ऑरेंज के अंदर उसके नारंगी कलर के कारण उसका कलर अगर लाल हो रहा है किसी पदार्थ के द्वारा, तो वो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए नहीं समझे, मैं एग्जांपल लेता हूं। मिथाइल ऑरेंज आपने ले लिया किसी पात्र के अंदर, उसका कलर कैसा होगा? नारंगी कलर यानी पीला कलर। ठीक है, अब देखो अगर मैं उसके अंदर दो बूंद किसकी डालता हूं? H2SO4 की डालता हूं। किसकी? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की डालता हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल की डालता हूं।
तो उसका कलर कैसा होगा बताइए जरा। अगर उसका कलर क्या हो रहा है, रेड है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल की आप उसमें 2 बूंद डालोगे, उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब बोलो सर अम्ल का तो समझ में आएगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या क्या प्लान, क्या क्या चक्कर चल रहा है, लेकिन आप बेस का भी तो बताओ कि कैसा कलर होगा। चलिए बताते हैं। तो अगर आप उस नारंगी कलर में, उस नारंगी कलर के अंदर क्या डालते हो बेटा, बेस डालते हो, क्षार डालते हो, उसका कलर कैसा रहेगा, नारंगी का नारंगी रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत क्या हो जाए, पीला हो जाए, क्योंकि वो OH आयन देता है और OH में भी क्या होते हैं, H होते हैं ना। तो वो नारंगी कलर थोड़ा पीला हो सकता है, लेकिन पीले से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो आपको समझ में आ गया कि नारंगी कलर पीला कैसे हुआ। ठीक है, लाल कैसे हुआ, लाल कैसे होगा मेथिल ऑरेंज का नारंगी कलर, क्योंकि इसके अंदर किसकी मात्रा आ गई, एसिड की मात्रा आ गई। उसका कलर वैसा का वैसा कब रहेगा, जब उसके अंदर किसकी मात्रा आ गई, बेस की मात्रा आ गई। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब देखो दूसरा आपका आर्टिफिशियल तरीका एक और पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है, एक तो इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, दूसरा तरीका हम पढ़ेंगे वो होता है आपका फिनोल्फ्थेलिन। क्या होता है बेटा, फिनोल्फ्थेलिन। एक सेकंड, फिनोल्फ्थेलिन, ये क्या होता है फिनोल्फ्थेलिन। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। इसको हिंदी में फिनोल्फ्थेलिन ही बोलते हैं। केमिस्ट्री का तो यही तो फ्लोचा है कि इसको इंग्लिश में वैसे बोलेंगे, हिंदी में वैसे बोलेंगे। तो फिनोल्फ्थेलिन के अंदर क्या करता है, फिनोल्फ्थेलिन का नेचुरल कलर होता है रंगहीन, पानी के जैसा होता है फिनोल्फ्थेलिन बेटा। कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा, कलरलेस होता है। अब अगर इसके अंदर मैं क्या मिलाऊं, एसिड मिलाऊं, इसके कलरलेस के अंदर ये आपका CNC हो गया, PNP का मतलब फिनोल्फ्थेलिन हो गया। और अगर इसके अंदर मैं क्या मिलाऊंगा, एसिड मिलाऊंगा, अम्ल मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा बेटा, अम्ल मिलाऊंगा, तो इसका क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा, नो चेंज। यानी अगर मैंने इसके अंदर HCl H2SO4 कुछ भी मिला दिया, HCl H2SO4 कुछ भी मिला दिया, यानी कि फिनोल्फ्थेलिन के अंदर, फिनोल्फ्थेलिन का कलर कैसा है, रंगहीन है, कलरलेस है। अगर उसके अंदर मैंने 2-4 बूंद अम्ल की डाली तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है तो उस जो बूंद डाली गई है जिस पदार्थ की, वो पदार्थ कैसा है आपका, एसिड है, अम्ल है। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब बोलो सर बेस के साथ क्या चक्कर है, वो बेस के साथ ही बताते हैं इसका। बेस में अगर आप फिनोल्फ्थेलिन डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, अरे गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपके इसके बारे में। आजकल तो 2000 के नोट बंद हो गए फिलहाल, लेकिन जब 2000 के नोट चले थे उसका कलर कैसा था, गुलाबी। अरे भाई किसके द्वारा लाया गया था, इसी फिनोल्फ्थेलिन के लिए द्वारा लाया गया था। जब 2000 का नोट चला था उस टाइम न्यूज़ में बहुत आया था ये कि फिनोल्फ्थेलिन को बेसिक रिएक्ट करवा के 2000 के नोट को तैयार किया जा रहा है। तो 2000 के नोट का पिंक कलर किसके कारण आया था, इस फिनोल्फ्थेलिन के कारण ही आया था। समझ गए मेरी बात को। चलिए तो मैंने आज इसके बारे में क्या क्या बताया, देखो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। एसिड कौन होंगे, जिनमें H+ आयन की प्रेजेंस होगी। बेस कौन होंगे, जिनमें OH- की प्रेजेंस होगी। जिनमें दोनों आयन हो या फिर कोई भी आयन नहीं हो, क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। कोई भी आयन न होने का मतलब है H+ और OH- में से, ऐसे नहीं कि कोई भी आयन नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब नमक उठा के ले लोगे सर, ये तो लो, इसमें तो Na+ आयन भी है, Cl- के आयन भी है, फिर भी आप इसको क्या बता रहे हो, साल्ट क्यों बता रहे हो। मैं बताऊंगा सर, क्योंकि वहां पे ना तो H+ आयन है ना क्या है, OH- आयन है। तो इसको हम क्या नहीं बता सकते, अम्ल नहीं बता सकते, नहीं क्षार बता सकते। आप इसको क्या बताओगे सर, इसमें ना तो H+ आयन है ना OH- आयन है, इसलिए सर हम इसको क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरा तरीका मैंने बताया pH स्केल, जिसकी खोज की थी किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक खोज की थी 1913 के अंदर। 1913 के अंदर सोरेनसन ने किसकी खोज की थी, pH स्केल की खोज की थी। और उसने बताया था कि अगर 0 से 7 के बीच में किसी पदार्थ की pH आती है तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। 7 से 14 के बीच में अगर किसी पदार्थ की pH आती है तो वो कैसा होगा, क्षार होगा, बेस होगा। अगर 7 पे उसकी क्या आती है, pH आती है, तो वो कैसा होगा, आपका लवण होगा, उदासीन होगा। ये सारी चीजें बता दी थी सोरेनसन ने pH स्केल के द्वारा।
पीएच की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हिंदी में बोले तो H+ आयन की शक्ति या फिर H+ आयन का विभव, दोनों एक ही चीजें हैं। ये पीएच की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। आपको इंग्लिश वाली ही याद रखनी है क्योंकि पीएच इंग्लिश में लिखा मिलेगा, हिंदी में नहीं, ठीक है। फिर हमने बात की थी नेचुरल तरीके से कि नेचुरल पदार्थों से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, पहला आपका हल्दी का एग्जाम्पल लेते हैं। इंग्लिश में ट्यूमेरिक बोलते हैं, हिंदी में हल्दी बोलते हैं। तो ट्यूमेरिक के द्वारा भी हम क्या बता सकते हैं, हल्दी के द्वारा भी बता सकते हैं क्या है, ये एसिड है या बेस है। अगर हम ट्यूमेरिक हल्दी के ऊपर क्या डालते हैं, एसिड की बूंद डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता, और अगर हम बेस की मात्रा डालते हैं तो उसका कलर कैसे हो जाता है, पीले से लाल कलर का हो जाता है। फिर बात की थी हमने लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन पादप से प्राप्त होता है। और ये लाइकेन पादप है, ये किससे प्राप्त होता है हमें, लाइकेन के अंदर क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक आपका फंगाई के द्वारा और एक एल्गाई के द्वारा। ये दोनों आपस में क्या रखते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, सहजीवन संबंध रखते हैं। और ये क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। अब देखो लिटमस पेपर कितने कलर का होता है, 2 कलर का होता है, एक आपका लाल कलर का और एक नीला कलर का। अगर मैंने लिटमस पेपर को किसी पदार्थ के अंदर डुबोया, मैंने नीला लिटमस पेपर लिया, उसको मैंने किसी पदार्थ के अंदर डुबोया, अगर उसका कलर लाल हो रहा है तो वो जो डुबाया गया पदार्थ है वो कैसा होगा, आपका अम्ल होगा। अगर मैंने लाल लिटमस पेपर लिया और किसी पदार्थ के अंदर डुबोया और वो नीला हो गया तो वो कैसा होगा, आपका क्षार होगा। और इसी पे मेरे को एक शायरी याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ कि केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर पता लगा कि केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर पता चला कि क्यों उसके छूने मात्र से मेरे चेहरे का रंग लाल पड़ जाता है। तो उसी के लिए वो लिटमस पेपर है ये अपना, इसको अब याद रख लेंगे कि नीले कलर को अगर लाल में बदल रहा है तो वो अम्ल है, और लाल को अगर नीले में बदल रहा है तो क्षार है। और देखना, सबसे बड़ा याद करने का ट्रिक मैं बता दूं, अभी मैंने आपको शायरी बताई थी कि केमिस्ट्री के लेक्चर में पता चला कि उसके क्यों छूने मात्र से मेरा चेहरे का रंग लाल पड़ जाता है, और लाल पड़ जाता है इसका मतलब वो क्या है, वो लड़की कैसी है, अम्लीय प्रकृति की है बेटा। और अम्ल क्या होता है शरीर के लिए, डेंजरस होता है। तो आप समझ जाइए कि आपको डेंजर जोन में जाना है या फिर सेफ जोन में जाना है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। फिर हमने बताया था आर्टिफिशियल तरीका। आर्टिफिशियल तरीके अंदर हमने 2 बताए थे। 2 कौन कौन से बताए थे, सबसे पहले हमने बताया था मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर नारंगी होता है। अगर मैं उसके अंदर एसिड डालता हूँ, 2 बूंद किसकी डालता हूँ, एसिड की डालता हूँ, तो उसका कलर कैसा होता है, नारंगी से रेड कलर का हो जाता है। अगर वो नारंगी कलर के अंदर मैं बेस डालता हूँ, उसका कलर नारंगी का नारंगी रहता है या फिर थोड़ा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मैंने आपको बताया था दूसरा इंडिकेटर कर्तव्य रूप में फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है, पानी के जैसा होता है। अगर मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, एसिड डालता हूँ, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, वो पानी के जैसा ही दिखेगा। अगर मैं उसके अंदर क्या डालता हूँ बेटा, क्या डालता हूँ, फिनोल्फ्थेलिन के अंदर बेस डालता हूँ, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। और इसे पिंक कलर का प्रयोग 2000 के नोट बनाने के अंदर किया गया था। 2000 के नोट का कलर इसी फिनोल्फ्थेलिन के अंदर बेस मिला के लाया गया था। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकी थ्योरी। एसिड और बेस के बारे में कुछ थ्योरी आई थी। थ्योरी का मतलब ये है कि उन्होंने भी डिफाइन किया कि किस चीज़ को हम, कौन से पदार्थ को हम एसिड बोल सकते हैं, कौन से तरीके को हम बेस बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब हेडिंग लगाएंगे अम्ल क्षार अवधारणाएं, एसिड बेस थ्योरीज, या जल्दी हेडिंग लगाइए प्लीज। क्या हेडिंग लगाएंगे, अम्ल क्षार अवधारणाएं, एसिड बेस कंसेप्ट्स या एसिड बेस थ्योरीज। 3 वैज्ञानिक आए थे भाई, तीनों वैज्ञानिकों ने अपनी तीन क्या दी थी, थ्योरीज दी थी कि इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम, एसिड और बेस बोल सकते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे क्या, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। हिंदी में बोले तो अम्ल क्षार अवधारणाएं। ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो आपको अगर केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हो, केमिस्ट्री से नेट एग्जाम दे रहे हो, पीएचडी तक के काम में आएगी आपके अम्ल क्षार अवधारणाएं। कहीं ना कहीं कोई भी आपको अगर रिएक्शंस करवानी है तो वहाँ पे अम्ल क्षार अवधारणा एक ना एक बार जरूर काम में आएगी आपके।
चलिए वो पढ़ते हैं। तो 3 वैज्ञानिक आए थे। नंबर 1 वैज्ञानिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम क्या, आर्हेनियस थ्योरी। अभी वैज्ञानिक का नाम है, इसको इंग्लिश में ही याद रख लो चाहे हिंदी में रख लो। आर्हेनियस थ्योरी आई थी सबसे पहले। दूसरी थ्योरी आई थी आपकी किसकी, ब्रोंस्टेड लोरी की थ्योरी आई थी। ये भी इंग्लिश से, भी वैज्ञानिक है दो, ब्रोंस्टेड लोरी, एक मिनट सॉरी, ब्रोंस्टेड लोरी। और तीसरी अपनी थ्योरी आई थी लेवाइस थ्योरी। कौन सी थ्योरी, लेविस थ्योरी या लेवाइस थ्योरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लुईस अवधारणा। 3 वैज्ञानिक आए थे, अपनी 3 इन्होंने क्या दी थी, थ्योरी दी थी कि कौन कौन सी पदार्थों को अम्ल बोल सकते हैं, कौन कौन से पदार्थों को क्षार बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यनस भाई साहब ने बोला कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। सिंपल सी मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी अम्ल क्षार की, वही होती है क्या, कि जो जो पदार्थ H+ आयन देंगे वो क्या होंगे, अम्ल, और जो जो H+ आयन OH- आयन देंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। तो इनका तो सिंपल सा लॉजिक था। अम्ल कौन होंगे, जो क्या करेंगे, H+ आयन देते हैं। क्षार कौन होंगे, क्षार वो होंगे जो OH- आयन देते हैं। ठीक है, कब देंगे, जब इनको क्या किया जाता है, जब इनको पानी में क्या किया जाता है, वाटर के अंदर क्या किया जाता है बेटा, डिजोल्व किया जाता है। क्या किया जाता है, वाटर के अंदर विलय किया जाता है। जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, वो होते हैं आपके अम्ल। और जो OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे क्षार होते हैं। अब एक चीज और समझेंगे सर, आपने H+ आयन ही बताया था, वाटर के साथ H2O रिएक्ट कर लेगा ना, तब क्या करेंगे सर, तब भी बताता हूँ सर क्या करेंगे। ये कुछ नहीं करेगा, H3O+ आयन बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। कौन सा आयन बना लेगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। और ये भी दे सकता है, ये भी क्या कर सकता है, दे सकता है वाटर के साथ डिजोल्व होकर। कैसे, ये अपने लोन पर इसको डोनेट कर देगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसह संयोजक बन बनाकर अपने लोन पर H+ आयन को डोनेट करके H3O+ आयन का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो या तो H+ आयन देगा अम्ल, या फिर क्या देगा आपका H3O+ आयन देगा। ठीक है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ेंगे कि क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, क्या कौन कौन से कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अगले वाला टॉपिक हमारा वही होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना वो वही होगा, केमिकल बॉन्डिंग वाला। फिर आए अपने ब्रोस्टेड लोरी भाई साहब, उन्होंने क्या बताया, 2 वैज्ञानिक थे, दोनों ने अपनी अपनी क्या दी थी, राय दी थी। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ क्या देते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। अब बोलोगे सर ये प्रोटॉन क्या होते हैं, भाई 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हम, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। एक परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के चारों तरफ ऋणात्मक भाग होते हैं, बीच के अंदर क्या होता है, धनात्मक भाग होता है, जहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। और उस भाग के अंदर 2 प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई क्या नहीं होता, चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, H+ आयन। प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, H+ आयन को भी क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटॉन। तो इसका मतलब यही हो गया ना इनडायरेक्टली, कि भाई जो H+ आयन देगा वो क्या होंगे, या तो प्रोटॉन बोल दो कि जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, या फिर ये बोल दो कि H+ आयन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। समझ गए मेरी बात को। हाँ, अब भाई ये प्रोटॉन तो निकाल दिया, अब इस प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी प्रोटॉन ग्रहण करने वाला कौन हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण करने वाला आपका कौन हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये बोलो कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाला बेस कैसे होगा सर, कैसे होगा इसका, आप इस पे आप बोलोगे चार्ज क्या आएगा, आप बता देता हूं मैं, चार्ज होगा। एक चीज होती है कि प्लस प्लस को क्या करता है, रिपल्सन करता है। ये दोनों चीजें पास में नहीं आ सकती। ठीक है, कोई विपरीत अगर स्थिति लगा दे तो आ सकती है, बाकी प्लस प्लस पास में नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे पास आ सकते हैं,
और माइनस माइनस भी क्या नहीं आ सकते, जुड़ नहीं सकते। जुड़ेगा कौन, प्लस और माइनस। तो ये बताओ प्रोटॉन प्लस है, प्रोटॉन भाई प्लस है और ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसका मतलब इसका खुद का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो आप याद रखेंगे अम्ल के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और क्षार के पास चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। सॉरी एक मिनट, ये माइक वाले ने मेरे को परेशान कर दिया। चलिए हाँ, तो H प्लस आयन जो डोनेट करता है या प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो अम्ल होगा। डोनेट का मतलब दान करता है। और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ये जो प्रोटॉन है इसको ग्रहण करेगा वो कैसा होगा, क्षार होगा। किसकी बातें हैं ये, ब्रोंस्टेड लोरी की। किसकी, ब्रोंस्टेड लोरी की। अब सर इसको याद कैसे रखोगे, ये डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, डोनेट कर रहा है। इसके मतलब इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, इंग्लिश में बहुत को कैसे लिखते हैं, BSUT। और ये इसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। मतलब इससे क्या ले रहा है, ये लोन ले रहा है। क्या ले रहा है बेटा, लोन ले रहा है। तो लोरी से आप याद रख लोगे, सॉरी लोन मत याद रखना इसको। इसका मतलब इसके पास इसकी क्या है, कमी है। कमी को क्या बोलते हैं, लो। तो बहुत से याद रख लोगे ब्रोंस्टेड, और लो से याद रख लोगे लोरी। तो क्या किसकी कमी थी, प्रोटॉन की, इसलिए इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसके पास बहुत थे इसलिए इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। समझ गए मेरी बात को, समझ गए क्या। चलिए तीसरी अपनी थ्योरी आई थी लिवाइस थ्योरी, लेविस थ्योरी या फिर लुईस अवधारणा। इसका क्या कंसेप्ट था, ये भाई साहब आए और इसने बताया कि भाई कुछ कुछ पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके पास क्या पाया जाता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बोले सर ये क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। अरे सर कुछ नहीं होता, साइंस वाले जानते हैं, लोन पेयर। क्या, लोन पेयर। अब बोले सर साइंस वाले क्यों जानते हैं, हम नहीं जानेंगे क्या, बिल्कुल जानेंगे सर आप। लोन पेयर का मतलब होता है जो किसी काम के नहीं है, पड़े हुए हैं खाली। क्या, पड़े हुए हैं खाली, खाली पड़े हुए। मतलब मान लीजिए ये ए है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। दो ने बी के साथ बॉन्डिंग बना ली, दो के साथ क्या कर ली, बी के साथ बॉन्डिंग बना ली दो ने। ये दो बच गए ना, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर। जो क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं, जिनका पेयर नहीं होता। ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है इन्होंने अभी तक। तो जिनके पास लोन पेयर होता है, जो क्या होते हैं, लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जिनके पास लोन पेयर होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बेस। कैसे होते हैं बेटा, क्षार। और जिनके पास लोन पेयर क्या होता है, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, लोन पेयर ग्रहण करते हैं, वो के सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। समझ गए मेरी बात को, कि जो क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं, वो बेस होते हैं सारे के सारे। और जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो सारे के सारे एसिड होते हैं। समझ गए। या इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो सारे के सारे बेस, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो के सारे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक आपका होता है HCl। क्या होता है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ठीक है। एक आपका होता है BF3, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया HBF3। तो इसको क्या कर रहा है, BF3 है, इसको डोनेट कर रहा है अपने क्या, लोन पेयर। और क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो आप याद रखेंगे लेविस एसिड और बेस अगर बना है, अगर इन दोनों की रिएक्शन हुई है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उपसह संयोजक बॉन्ड बनता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमें पढ़ेंगे। तो 3 अवधारणाएं आई थी अम्ल क्षार को समझाने के लिए। सबसे पहले आपके वैज्ञानिक आए थे आर्यनियस, उन्होंने बता दिया कि जो H+ आयन देगा वाटर में वो क्या होगा, अम्ल होगा। या H3O+ आयन देगा वो भी क्या होगा, अम्ल होगा। जो OH- आयन देगा वो क्या होगा, क्षार होगा। और जो कोई प्रकार का आयन नहीं देगा पानी में विलय होने के पर, या तो दोनों आयन देगा साथ में, या फिर कोई आयन नहीं देगा, वो क्या होंगे, सारे के सारे उदासीन होंगे, लवण होंगे। फिर अपने आए थे 2 वैज्ञानिक साथ में, ब्रोंस्टेड और लोरी। ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या बताया कि जो पदार्थ प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो अम्ल होंगे, जो क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या होंगे, क्षार होंगे। ठीक है। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, तो H+ को ग्रहण करने वाले, क्षार देने वाले
याद कैसे करोगे? क्योंकि H+ बहुत ज़्यादा है तो क्या कर रहा है ब्रोंस्टेड, और जो ग्रहण कर रहा है इसका मतलब उसके पास लो है, तो लो से आप याद रख लेंगे लोरी। तो ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आता है एल से लेविस, एल से लोन पेयर। जिनके पास लोन पेयर ज़्यादा वो बेस, जिनके पास लोन पेयर की कमी वो क्या होंगे? सारे के सारे एसिड। यानी लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले सारे के सारे लेवाइस एसिड होते हैं, और जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो सारे के सारे लेवाइस बेस होते हैं। समझ गए? लेवाइस बेस एसिड का मतलब यही होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये आपकी ब्रोंस्टेड लोरी को मैं स्टार लगा देता हूँ। पता नहीं एनटीपीसी और एसएससी में कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से ब्रोंस्टेड लोरी का गठन है। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा का क्या कंसेप्ट है, बहुत बार पूछ लिया इसने कि कौन कौन से निम्न में से पदार्थ हैं जो क्या करेंगे? ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा को फॉलो करेंगे। वहीं से लेविस थ्योरी से क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट इसी कंसेप्ट से नहीं आता है। इसके क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पहचानिए कि निम्न में से लुईस क्षार कौन सा है, लुईस अम्ल कौन सा है। और आप याद रखेंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत काम में आएंगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे लोन पेयर रहेगा, और जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो लुईस क्षार होगा। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी काम में आएगा और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी काम आएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए, ये सारी क्या आई थी? तीनों थ्योरी आई थी। अब हम पढ़ते हैं अम्लों की प्रकृति, अम्लों का प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम क्षार पढ़ेंगे। तो पहले मैं आज अम्ल को कंप्लीट कर लेता हूं। चलिए, अम्लों के प्रकार देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ एसिड्स। क्या पढ़ोगे? टाइप्स ऑफ एसिड्स। चलिए देखो, अगली हेडिंग लगाओ आप, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्लों के प्रकार। देखिए, अम्ल 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। आप इनको याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे वो भी मैं बता देता हूं। ये लीजिए, पहला अम्ल होता है वो होता है ऑक्सी अम्ल। कौन सा अम्ल? कॉन्सेप्ट सीधा सीधा नाम से आएगा। पहला अम्ल होता है आपका कौन सा? ऑक्सी अम्ल। दूसरा आपका अम्ल होता है हाइड्रो अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रो एसिड। और तीसरा अपना होता है मिनरल एसिड। कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। ठीक है, चलिए, ऑक्सी अम्ल जिसके अंदर ऐसे अम्ल मैं लिख देता हूं यहां पे, ऐसे अम्ल जिनमें क्या हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या हो? उपस्थिति हो, वो सारे के सारे अम्ल कौन से होते हैं? ऑक्सी अम्ल होते हैं। ना जाने कितने से एग्जाम्पल है। बहुत सारे अम्लों के अंदर क्या पाया जाता है? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लेंगे H2SO4 फेवरेट, और पढ़ लेंगे आप HNO3, और पढ़ लेंगे आप He3PO4, और पढ़ लेंगे आप H2BO3। ये सारे क्या है? कैसे हैं? ये आपके ऑक्सी अम्ल है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसे अम्ल जिनके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है, वो सारे के सारे ऑक्सी अम्ल होते हैं। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोबोरिक अम्ल है। ठीक है, चलो, अब बात आती है हाइड्रो एसिड की। आप ये मत समझ लेना यहाँ पे कि हाइड्रोजन की उपस्थिति हो तो हाइड्रो अम्ल, नहीं भैया नहीं। हाइड्रो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, ऑक्सीजन तत्व नहीं होता। वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके हाइड्रो एसिड होते हैं। अब बोलो सर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है? तो आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन के साथ कौन से ग्रुप के एलिमेंट? हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट जुड़े होते हैं। वो सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं? आपके हाइड्रो एसिड होते हैं। और हेलोजन ग्रुप कितने नंबर पे आता है? 17वें ग्रुप के अंदर आता है, 17वें वर्ग में आता है ना। कौन कौन से होते हैं हेलोजन? एक्स से इसको डिनोट करते हैं। तो आपको ट्रिक बता दूं कि फिर कल बाहर आई आंटी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? इसको भी आप छोड़ दो, एक बार इतने ही याद रख लो कि फिर कल बाहर आई। तो इसका मतलब हो गया ये क्या है? सारे के सारे हेलोजन ग्रुप के तत्व हैं। और अगर इसके साथ में क्या जोड़ दूं? हाइड्रोजन जोड़ दूं, यानी HF, HCl, HBr,
HI, ये सारे के सारे अम्ल कौन से अम्ल होंगे? हाइड्रो अम्ल होंगे, हाइड्रो एसिड होंगे। अब इसमें देख सकते हो कि ऑक्सीजन की क्या होगी? अनुपस्थिति होगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। समझ के सारी बातें। अब बात आती है मिनरल एसिड की। तो मिनरल एसिड वो होते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं? हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? खनिजों से या फिर धातुओं से प्राप्त होते हैं। खनिज धातु से प्राप्त होने वाले जितने भी अम्ल हैं वो क्या होंगे? सारे के सारे मिनरल एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्लोरीन धातु है, सॉरी क्लोरीन तत्व है, HCl हो गया। ठीक है। फास्फोरस एक तत्व है, खनिज है, तो वो क्या हो गया? H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड भी क्या हो गया? आपका मिनरल एसिड हो। तो ये अम्लों के कुछ प्रकार थे। कौन कौन से? मेरे साथ रिवाइज करेंगे एक बार। अम्लों के प्रकार हो गए, पहला आपका ऑक्सीएमएल जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। दूसरा आपका हाइड्रो एसिड जिसमें ऑक्सीजन तो अनुपस्थित होता है लेकिन हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हेलोजन ग्रुप के साथ बॉन्ड बना के अम्ल की फॉर्मेशन करता है। जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके हाइड्रो एसिड होते हैं। हेलोजन ग्रुप 70वें वर्ग में आता है जिसमें कितने तत्व माने जाते हैं? मेनली 4 तत्व माना जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड और आयोडीन। इन्हीं को क्या बोला जाता है? हेलोजन तत्व बोला जाता है। फिर बात आती है मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड वो होते हैं जिन्हें हमें किससे प्राप्त करते हैं? खनिजों से प्राप्त करते हैं, मिनरल से प्राप्त करते हैं, धातुओं से प्राप्त करते हैं। वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मिनरल एसिड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अम्ल की क्षारीय प्रकृति, जिसमें आपको पढ़ेंगे हम क्या? कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार, वो सारी चीजें अगली क्लास में क्लियर करेंगे। और उसी के साथ हमारी एसिड बेस सॉल्ट की क्लास क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो एक क्लास और बची आपकी एसिड बेस कंसेप्ट की। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।